सीखेंगे, तुम्हें परमाणु बम बनाना सिखाएंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लास 11th में भी हम इसे पढ़ेंगे। ये एक थ्योरम है। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं कि थ्योरम होती क्या है। थ्योरम हम उसको कहते हैं जो मैथमेटिशियंस या फिर फिजिस्ट या फिर केमिस्ट एक थ्योरम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि देखो मैंने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा होता है, और फिर हम ना उसकी हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। वो एक स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होता है, एग्जैक्ट होता है, उसको हम काट नहीं सकते। वो बना करके पेश कर दिया और आपको बता दिया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि कर्ण का हाइपोटेनियस का स्क्वायर कीजिए, वो किसके इक्वल मिलेगा आपको? सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। वो भी एक थ्योरम है। ऐसा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो एक थ्योरम बन गई। तो एक स्टेटमेंट ही तो हो गया। तो ये थ्योरम एक्चुअल में स्टेटमेंट होता है और कुछ नहीं। ऐसे ही अब वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क की कैलकुलेशन करना आप जानते हैं कि अगर हमारे पास फोर्स है और फोर्स ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया है उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आपके पास वर्क निकल करके आ जाएगा कि हमने बॉडी पे कितना वर्क किया है। ऐसे समझिए, ये यहां पर एक बॉडी है, ये बॉडी है। यहां पर सपोज दैट यहां पर हमने इसमें फोर्स लगाया, पीछे से इसे पुश किया, इस तरीके से यहां पे इसमें फोर्स लगाया, ठीक। और फोर्स लगा करके इस बॉडी को हमने डिस्प्लेस कर दिया, कितना? एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने, और ये बॉडी चल करके यहां आ गई। तो बताओ जी कितना वर्क हुआ? तो सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जितना आपने फोर्स लगाया और जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, आपके पास वर्क की कैलकुलेशन निकल करके आ जाएगी। यही है ना वर्क की कैलकुलेशन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वो कहती है छोड़ो, इस वाले तरीके को छोड़ो, हम दूसरा नया तरीका बताते हैं वर्क को कैलकुलेट करने का। तो क्या वो ये है कि यहां पर देखो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी u थी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहां पर? तो यहां पर बनेगी हाफ m(u²). ठीक, कहां ले जाकर के छोड़ी आपने बॉडी? वहां पर वेलोसिटी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पूछती है, हमने बताया इसे v। अच्छा v है, तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ mv²। यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी, ये स्टार्टिंग में थी तो इसलिए हम स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। वो फाइनल पोजीशन की है तो इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहती है सिंपल, उस काइनेटिक एनर्जी में से इस काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया वर्क की कैलकुलेशन करने का। ये है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। इस मेथड से भी क्या कर रहे हैं हम? वर्क की कैलकुलेशन। इससे भी क्या कर रहे हैं? वर्क की कैलकुलेशन। तो ये भी हमें वर्क को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी और ये भी फॉर्मूला में वर्क को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। दोनों के तरीके अलग है, काम एक सही होगा। जैसे आप ये एरिया फाइंड करते हैं ट्राइंगल का, आप इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर इस वाले फॉर्मूले से कर लीजिए, हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। आप इससे कर लीजिए, आएगा तो एरिया सेम ही, किसी से भी कर लीजिए। तो टू मेथड्स हैं यहाँ पे। सेम इसी तरीके से वर्क को कैलकुलेट करने के तरीके हमारे पास टू है। नंबर 1 our original formula force and displacement. Number 2 kinetic energy theorem which tells the difference of the kinetic energy is equal to the work done. Difference of kinetic energy is equal to the work done. तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। According to kinetic energy theorem, the difference of the kinetic energy is equal to the work done. ये इसका स्टेटमेंट बना। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि इसे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा होता भी है नहीं होता, या आप झूठ ही चला रहे हो, अभी झूठ बोल दिया हो। तो इसको प्रूफ करते हैं हम, थियोरेटिकली प्रूफ कर लेते हैं हम इसे। थियोरेटिकली प्रूफ बहुत आसान है इसका। देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे। प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक बॉडी चाहिए जिसके पास कुछ मास भी हो
और उसमें कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। सपोज दैट वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m एंड इट्स वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। वेलोसिटी क्यों आएगी? अब वेलोसिटी इसलिए आएगी क्योंकि हम उस पर फोर्स लगाएंगे, तभी तो वेलोसिटी आएगी। तो फोर्स की भी चाहिए हमें, तो कितनी चीज चाहिए हमें? एक हमें बॉडी चाहिए, उस बॉडी पे हमें फोर्स चाहिए क्योंकि उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसके पास वेलोसिटी आएगी। तो दो चीज तो जरूरी हो गई। सपोज प्रूफ इसका ये हो जाएगा, प्रूफ में हम ये लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास m अप्लाइड, हमने क्या कर दिया इस पे, क्या किया? अप्लाइड फोर्स एंड इट डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस भी हो जाएगी, खिसके की ना आगे की तरफ, कितनी खिसक गई? इस डिस्प्लेस एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड सपोज दैट लेट इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली हमने इसकी, बोलो? इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉडी की u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी इसकी? फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी इसकी v। इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। नाउ we use equation second, using the equation second। equation second क्या कहती है? equation second कहती है v square is equal to u square plus 2as। इसमें हमने ये वर्ड लिखा ना, F फोर्स लगाने से उसमें एक्सीलरेशन डेवलप होगा, तो यहां पे लिखेंगे अप्लाइड फोर्स F एंड इट अक्वायर एक्सीलरेशन A। इसमें एक्सीलरेशन बनाएंगे हम, यहां पे एक्सीलरेशन A, एक्सीलरेशन ना जाएगा इसमें, सॉरी थर्ड इक्वेशन है, हाँ ये हमने थर्ड इक्वेशन यूज कर लिए। तो लो जी, अब यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालिए, जो आप निकाले तो ये v स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा माइनस के u स्क्वायर, और इक्वल टू बनेगा आपका 2as, बनेगा ना 2as। अब इस 2 को अपॉन में ले आइए, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2as। क्लियर? 2 तो हट गया था, 2 हट गया, एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, हाफ v स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू s, a इंटू एक्स। नाउ वी यूज मैथ्स, मैथ्स हमें ये बताता है जो काम इधर करो वही काम इधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसमें एक काम किया, मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे, कभी एक तरफ करके बैठ जाओ, दोनों तरफ वर्क करना है आयुष, दोनों तरफ करना है ये काम। देख इधर मैंने m से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया हाफ mv स्क्वायर, और देख इधर भी यहां पे भी मल्टीप्लाई होगी। समझ में नहीं आ रहा है? यहां पे नहीं आ रहा आयुष की समझ में नहीं आ रहा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए एम की मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखाता हूं तब समझ में ज्यादा आएगा तुम्हें। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। अब आया समझ में? इधर भी मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई, इसे अंदर बढ़ा दो, अंदर घुस दो, इसे अंदर लगा दो इसे, ये बोलो जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। ये क्या है? ध्यान करो, इसे याद करो, हैं? हाँ वेरी गुड, ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स है, और ये क्या है? यस वेरी गुड, ये वर्क हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, कौन सी? फाइनल। और ये क्या क्या लिखेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और किसके इक्वल दिख रहा है आपको ये? और यही तो मैं तुम्हें बता रहा था पहले से कि काइनेटिक डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। नहीं, हम तो प्रूफ करवाएंगे, लो प्रूफ करवा के भी दिखा दिया मैंने, तो लो प्रूफ करके भी दिखा दिया। यकीन नहीं होता? पहले बताया था ऐसा होता है, अब देखो तुम्हें प्रूफ करके बता दिया मैंने। हम लोग हैं
क्लियर है? नहीं आसान थ्योरम, कुछ नहीं करना आपको, एक बॉडी लेनी है, उस बॉडी में फोर्स लगाना है, धक्का मारना है, धक्का मारने उसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आने से इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे और इक्वेशन थर्ड यूज करने के बाद ये आसानी से प्रूफ हो जाएगी। आप इसको अलग अलग तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अलग अलग किताब में, अलग अलग नोट्स में अलग अलग तरीके से मिलेगी ये, ठीक है? नोट कर लो इसे। उम्र इतनी अच्छी होती है, सच्ची बता रहा हूं, ये उम्र आपकी इतनी अच्छी है, बच्चे 8 क्लास से लेकर के 8 क्लास से 12th क्लास तक बच्चे की उम्र इतनी अच्छी होती है, क्योंकि इस उम्र में ना आपके पास इतना अच्छा माइंड होता है, इतना शार्प माइंड होता है, इस माइंड में ना फालतू की बातें नहीं आई हुई होती, इसमें जो भी आप भरोगे वो तुरंत भर जाएगा और कैच भी आप कर लोगे, और जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में होंगे इस उम्र में, इस एज में, वे इंसिडेंट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अबाउट 23 एज पहुंच जाओगे, 25 27 पहुंच जाओगे, तब आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे होंगे, आप पढ़ना भी चाह रहे होगे, किसी चीज को याद भी करना चाह रहे होगे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी जो उम्र है ना, ये जो आपकी एज है 9th क्लास में अभी आप पढ़ रहे, जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, जितना इस माइंड में डालना है उतना इस माइंड के अंदर डाल लो, आपके आने वाले लाइफ में, आने वाले टाइम में ये काम आएगा। बहुत अच्छी उम्र है, इसमें ना 100% पूरी, जिसे कहते हैं ना 100% पावर होती है बच्चे के पास, कि वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है। और आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन खत्म होता चला जाता है। फिर वो अगर इस उम्र में मेहनत नहीं करेगा, तो आप इस एज में मेहनत कर लो। अभी कुछ बच्चे हैं जो 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, वो पढ़ते ही नहीं, तो सोचते पर बोर्ड में पास हो जाएंगे हम, तो 10th में आएंगे, 10th में ट्यूशन लगाएंगे, 10th में पढ़ना शुरू करेंगे। तुम तो पढ़ रहे हो 9th क्लास में, तुम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो। वे बच्चे आगे चल के निकम्मे बनते हैं, स्कूल के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और कुछ नहीं, और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है फिर पता चलता है कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई चिनाई का काम कर रहा है, कोई छपरी बन जाता है, कोई रील्स बना रहा है। वो तो बाई चांस बाई लक होता है, ऐसा नहीं होता कि सभी 100% कामयाब हो जाएंगे। तो मेहनत करो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने वक्त को पहचानो, अपनी एज को पहचानो, जिस एज में आप हो, आप एक ना एक दिन तरक्की के रास्ते पे जरूर होगे। ए बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी बहुत खतरनाक एनर्जी होती है। ये एनर्जी से हम परमाणु बम बनाते हैं। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में 2 न्यूक्लियस लिए जाते हैं। न्यूक्लियस समझ रहे हो, न्यूक्लियस एटम्स के अंदर चले गए हम, एटम्स के अंदर चले गए, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और दूसरा एटम है उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। इन दोनों को निकाला या इन दोनों के अंदर हमने न्यूट्रॉन को भेजा, जाओ ये न्यूट्रॉन गया और ये न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस गया, और घुसने के बाद ये इस न्यूक्लियस पे खलबली मचा देता है। जब इसमें खलबली मच जाती है तो ये फूटना मंजूर पड़ता है, फट जाता है ये न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट। तो एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जब ये प्रोसेस होता है तो लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस इतना गर्म होता है, इतना पावरफुल होता है कि वहां का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वहां पर अगर परिंदा भी आ गया ना ऐसे उड़ के, तो वो नीचे गिर जाएगा, इतनी हीट होगी, खत्म, सब कुछ खत्म। बहुत खतरनाक एनर्जी, बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है। हाँ, उसमें भी रेडिएशन होती है। और सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था वो जापान में गिराया गया था। एक्चुअल में पता क्या था, ऐसा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आधी कंट्रीज एक तरफ थी और आधी कंट्रीज एक तरफ थी। ये पूरी दुनिया 2 शक्ति में बटी हुई थी। तो कुछ कंट्रीज साथ दे रही थी जापान का, कुछ जापान का साथ नहीं दे रही थी। रशिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्रीज 2 गुटों में बटी हुई थी।
तो जापान जो था, जापान इंग्लैंड के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ था वो। तो वो ना चाहता था कि मैं ब्रिटेन पे राज करूं, इंग्लैंड पे मैं राज करूं। और वो बहुत तगड़ी उसने तबाही मचा रखी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत बढ़िया तरीके से। और हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, भारत में भी कब्जा था इंग्लैंड वालों का, ब्रिटेन वालों का कब्जा था यहाँ पे। तो जापान चाहता था कि अब मैं भारत को कब्जाऊं, भारत को कब्जाऊं मीन्स ब्रिटेन को कब्जाऊं, क्योंकि यहाँ पे भारत की उसकी सरकार थी ना, ब्रिटेन अंग्रेजों की, ब्रिटेन की। तो वो इधर की तरफ बढ़ रहा था, उधर म्यांमार की तरफ भी बढ़ रहा था, चीन की तरफ भी बढ़ रहा था, क्योंकि इधर सारा साम्राज्य ब्रिटेन का फैला हुआ था। तो जापान सोच रहा था कि मैं ब्रिटेन को हरा दूंगा, मार दूंगा इसे। और रुक नहीं रहा, अमेरिका कह रहा भाई रुक जा, मान जा, बहुत देर होगी, बहुत नुकसान हो लिया, मान जा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वो नहीं माना, क्योंकि उसके पास एक वो थी ना, कहते ना जवानी में जोश खो देते हैं, तो एक तरीके से उसमें जवानी भरी हुई थी इस टाइम। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। हथियार उसके पास खूब थे, वो नहीं माना भाई। अच्छा, उसी टाइम अमेरिका में ऑटमान नामक का एक आदमी था, उसने एक परमाणु बम बनाया। परमाणु बम कैसे बनता है अभी बताया मैंने, कि न्यूक्लियस की रिएक्शन करानी पड़ती है उसमें। तो उन्होंने वो बना लिया, और बनाने के बाद उन्हें पता था कि इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट भी करना था कि कहां करे यार एक्सपेरिमेंट, अपने देश में तो कर नहीं सकते, हम ही मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा ये जापान बहुत खुदक रहा, ये जापान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दे, शांत भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने ले जाकर जापान में नागासाकी में एक चुराग से डाल दी, और जिस टाइम वो परमाणु बम फूटा, भाई तबाही मच गई थी उसमें, जापान में तबाही मच गई थी। जापान ने कहा यूं क्या, जापान ने तुरंत अपने हथियार गिर दी कि भाई रहम करो, हमारे बस की ना, तुम्हारे से लड़ना, एक बार और डाल दियो तुम तो खत्म हो जाएगे, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो 2 घेरे थे वो, पहले में मान नहीं था ना वो, दूसरे में घेर तो ही बस, अब तो हो लिया काम, अब छोड़ना पड़ेगा हमें भाई। तो जापान तुरंत ठंडा बैठ गया एकदम से। तो उनका काम हो गया, एक्सपेरिमेंट भी हो गया और उनका वो भी हो गया। बहुत खतरनाक था। कहा यह जाता है कि हाँ, कहा यह जाता है कि जब परमाणु बम फूटता है तो उसमें रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि उसका ना 70-80 साल तक असर रहता है, काफी दिनों तक असर रहता है उसका। रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि वहां पर अगर औलाद पैदा होगी, वहां पर अगर हम रहने लग जाए, तो हमारे शरीर को, हमारे पूरी बॉडी को डैमेज कर देगा वो। हाँ, अभी भी कहा जाता है कि वहां की लंगड़ी लूली, अरे कितने दिन हुए, अभी 47 में तो हुआ था वो, लगभग 40-47 के बीच, 1920 के बाद हुआ था शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ज्यादा टाइम कहाँ हुआ है, अभी तो 23 ही तो चल रहा है, जब ज्यादा 100-150 साल हो गए। हाँ, तो अभी भी ऐसा रहा है उसका, ऐसा कहा जाता है। अब बाकी है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। बाकी रेडिएशन का हार्मफुल इफेक्ट बहुत खतरनाक है, और नॉलेज में लाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक होता है ये। न्यूक्लियर एनर्जी हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहां पे परमाणु बम बनाना सीखेंगे, तुम्हें परमाणु बम बनाना सिखाएगी, ठीक है? हाँ, परमाणु बम बनाए हैं, अपने सिर पे कर लिए परमाणु बम, ने सिर पे रखे, चाइना में गिर दिए।